अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि ऑपोजिशन अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि वो रेलेवेंट भी रहे, वो हुकूमत को टफ टाइम भी दे और अगले इंतखाबात के लिए खुद को मुतबादिल के तौर पर पेश भी कर सके। और इसीलिए कुछ ना कुछ उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए रियल ऑपोजिशन भी करे। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब से मिले आज और उन्होंने जो गुफ्तगू की उसका कुछ हिस्सा भी आपने सुना इब्तिदा में, और उन्होंने फिर से यही तहरीक चलाने की बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि मुल्क तबाह हो चुका है, दोबारा से रीयूनाइट करने की बात की है। पीडीएम को फ़ाल तो वो कह रहे हैं किसी न किसी तौर पर, लेकिन इसको हम मज़ीद ज़्यादा मौसर बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसके लिए जलसों का शेड्यूल पहले भी दिया गया था, दोबारा से कुछ जलसे अनाउंस किए गए हैं जो कि करने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने बात की है परफॉर्मेंस की का जिक्र करते हुए कि जनाब बहुत सारे नाजुक मामलात को बहुत ही बुरे तरीके से मिस हैंडल किया गया है और बिला वजह कॉन्ट्रोवर्सीज़ जो हैं वो जन्म दी गई हैं। क्या वाकई ये सारी चार्जशीट जो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने रखी है सामने ऐसी ही है, जायज़ है? और क्या पीडीएम में अभी इतना दमखम बाकी है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी? वो कौन से इश्यूज़ हैं जिन पर हुकूमत को वो टफ टाइम दे सकती है और कौन से मामलात हैं जिन पर वो खुद भी बात करने के लिए तैयार होगी? तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से आज सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब आपकी तरफ आते हुए, इमरान साहब, ये मुलाकातें अपोजिशन की हों या टेलीफोनिक राब्ते हों या कुछ हो, ये आपको लगता है कि ये सिर्फ खुद को रेलेवेंट रखने के लिए पॉलिटिकल सिनेरियो में है, फेस सेविंग है कि जी समहाउ हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, या अगेन ये बस ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे नहीं लगता कि अब ये ऐसे ही टाइम पास है। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वैसे तो सियासतदान भी जो है ना वो उसी बात पर यकीन रखते हैं कि वो शेर सुना होगा आपने कि पलट कर झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये अपनी एक्टिविटीज़ इसी तरह से करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मैं ये नहीं समझता कि ये सिर्फ लहू गर्म करने के लिए या अपने आप को एक्टिव करने का। उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप इस वक्त माहौल को देखेंगे। माहौल क्या है? माहौल इस वक्त ये है कि सियासतदान जो हैं हमारे, वो हुआ हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं पीटीआई से, या अपोजिशन से, उनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, या मुस्लिम लीग नून से, उनका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से हो या एमक्यूएम से। तमाम सियासतदान जो हैं आलमोस्ट वो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे, कराची में बैठे, लाहौर में बैठे, ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस वक्त मामला जो है ना किसी ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और उस मामले में ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं कि 1 पेज का जो कॉन्सेप्ट था शायद वो 1 पेज उस तरह से नहीं रहा, बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान को जो खलीज है वो बढ़ती जा रही है। अब ये सारे मामला, चाहे आप इनको ये कि उनके सिर्फ अंदाजे ही हों या उनके जो भी मामला ख्वाहिशात ही हों, लेकिन जब ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं तो फिर हर सियासतदान की ये कोशिश होती है कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाए। और अपोजिशन को मामला जो हैं वो इस वक्त अगर वाकई इस तरह की कोई बात है तो अपोजिशन को उसमें फ़ायदा नज़र आता है। मौलाना बज़ाहिर तो सुलह हो गई है पीएमएलएन से, मौलाना खफा थे ना कि वो क्यों कमेटी में जा बैठे। मौलाना बज़ाहिर तो आज मियाँ शहबाज शरीफ की इयादत के लिए आए हैं। उनका पहले टेलीफोनिक रब्ता हुआ, फिर उन्होंने कहा, और मियाँ साहब ने भी आज बड़ा पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना वहाँ पे इंतज़ाम कर रखा था। लेकिन असल बात यह है कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो उस पर उनकी आज ज़्यादा डिस्कशन हुई है, और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक बड़ी खुला के सारी मतलब गिले शिकवे दूर हो गए हैं। गिले शिकवे दूर हैं क्योंकि उन्होंने मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप नोट कर लें कि अगले इलेक्शंस में ये इंतखाबी जो एडजस्टमेंट है वो करके ये करेंगे। और सबसे अहम बात, फिर लाली साहब का इस पर मौक़िफ़ जानेंगे क्योंकि लाली साहब का मुझे भी इंतज़ार है। असल बात यह है कि जो सबसे अहम बात है आज जो इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें यह है कि इन्होंने फिल फॉर इलेक्शन का मुतालबा किया कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। ये तो मुतालबा वो पिछले 1 साल से मुतालबा साफ शफाफ और फौरी इंतखाबात मसलों का है, ये तो तकरीबन 1 साल से सब। लेकिन आज वो कह रहे हैं जी फिल फॉर करवाए जाएं। ठीक है, तो लिहाजा ये फिल फॉर की वजह से आपको इसमें लग रहा है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एनीवेज, क्या इसका भी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा
हिलाली साहब का मौक़िफ़ ले लूँ इस मुलाकात के वाले से। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, जो पीडीएम की ये कोशिश थी कि जी टफ टाइम दे गवर्नमेंट को, और आपको लग रहा है कि जैसे इमरान साहब कह रहे हैं कि जी हालात ऐसे बन गए हैं कि ऑपोजिशन भी उससे फ़ायदा उठा सकती है? सबीना, बात असल ये है कि इमरान याकूब ने कहा है कि खलीज बढ़ रहा है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ को बता देते किस बात पे बढ़ रहा है। इसलिए कि दो बातें जो हुई हैं जिस पे खलीज विजिबल होना चाहिए था वो इतना दिखाई नहीं दिया। मिसाल के तौर पे सबको पता है कि जब वेंडी शर्मन इधर आई उसने खुद बल्कि कहा कि हमारा ताल्लुकात फौज के साथ बड़ा अच्छा है, माने अमेरिकन फौज और पाकिस्तान फौज का मिलिट्री ताल्लुकात फर्स्ट क्लास हैं और ये बहुत अहम बात है। माने कि वो बता रही थी ऐसे कि भाई जो भी हम पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बारे में सोचें और जैसे भी हमारा सियासी रिश्ते ये रिलेशनशिप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप फौज के साथ हमारा ठीक है, वो बेशक बड़ा अच्छा है। सही, मगर इस पे जब वो मिली थी आर्मी चीफ पे कोई एक लफ्ज नहीं उन्होंने ऐसा बताया, ऐसा महसूस करने दिया कि जिससे वाज़े हो कि वाकई उनका एक ख़ास स्पेशल एक सप्लीमेंट्री एफर्ट हो रहा है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात मनाने के लिए। तो मतलब यह है कि हालांकि सिविलियन गवर्नमेंट्स इतने अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ नहीं रखते हैं जितने फौज रखा है, फिर भी फौज ने कोई ख़ास प्रेशर में हमारे सिविलियन गवर्नमेंट्स को इस लिहाज से रखा नहीं है और ख़ास तौर इमरान खान को नहीं। दूसरी बात जल्दी से मैं आपको बताऊं कि भाई वो कह रहे थे कि तालिबान के साथ, जो इमरान खान ने अनाउंस किया कि मैं तालिबान के साथ बात करना चाहता हूं, और आपने देखा होगा उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, अजीब सा नहीं माने कि बड़ा स्ट्रांग था, ख़ास तौर जनरल्स के, एक्स जनरल, रिटायर्ड जनरल्स। और मैंने भी बड़ा अपोज किया, मैंने कहा भाई कैसे बात कर रहे हो इन दहशतगर्दों के साथ जिन्होंने किस किस्म की हरकतें नहीं की हमारे मुल्क के ऊपर। मगर आपने देखा होगा कि ये उसका स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता था जब तक उन एस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट ना हो। तो ये दोनों जो बातें हैं मुझे तो ऐसे बताते हैं कि ये रिलेशनशिप कोई ऐसा खराब नहीं हुआ है, ये वन पेज पे है, कोई खास खलीज नहीं है। मगर अब आप पूछेंगे कि ये क्यों मिले, मैं आपको बताता हूं ये क्यों मिले। मैं समझता हूं कि मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी ज़रूरत है शहबाज शरीफ को, वो इस्तेमाल करता है उसको, वो कहना चाहता है उसको कि मेरे भाई से बात करो, तुम मेरे भाई से बात करके कहो कि ये मेरी ये जो है भतीजी, और वो खुद हाथ हल्का रखें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हर वक्त ना लड़ें, उनको गाली गलौज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ठीक तरीके से चलें, मगर देखिए ये आके हमारा काम ख़राब करते हैं। तो आप जब बताएंगे तो वो शायद आपकी बात मानेगा। मैं समझता हूं तो ये तो he wants to use it, frankly। अच्छा, लेकिन मुझे तो वाइस वर्सा भी लगता है इमरान साहब के मौलाना साहब भी कहीं शहबाज शरीफ साहब के साथ खुद जुड़े रहकर कोशिश यही कर रहे हैं कि बेसिकली अपने आप को भी रेलेवेंट रखें। उनको भी तो ज़रूरत है ना कि बड़ी पार्टीज जो हैं उनके साथ रहें, अदरवाइज़ तो वही बात है कि वो तो बिल्कुल मंजर से गायब ही हो जाते हैं। मौलाना देखिए, सियासत में हमेशा ये बात करता हूँ कि सियासत इसी चीज़ का नाम है। तमाम सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के कंधे को इस्तेमाल करती हैं, और जहां उनको ये लगता है कि हमें इस पार्टी के साथ अलायंस करके, इस पार्टी के साथ मुत्तफिक होके, इस पार्टी के साथ बैठ के फ़ायदा होगा, हमेशा वो उन्हीं के साथ बैठती हैं, उन्हीं के साथ अलायंस करती हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों सिर्फ अपनी मोहब्बत में इकट्ठे नहीं होते, दोनों अपना अपना और अपनी पार्टी का फ़ायदा भी देखते हैं। दोनों ये सोचते हैं कि इससे उनको और उनकी पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं कि अगर इनकी इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट होती है तो बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम लीग नून का वोट अगर उनके उम्मीदवार को मिलेगा तो वो सीट जीत सकते हैं। उसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि अगर केपी में और अंदरूने सिंध बहुत सारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हाँ, और ख़ास तौर पे फिर साउथ पंजाब, आप देखें जनूबी पंजाब में बड़ा जो है ना इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बड़ा फोकस है जनूबी पंजाब।
तो जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, हमजा ने भी वहाँ पे ट्वीट किया। बिल्कुल, तो वो ये समझते हैं कि जब अगर इनका वोट इन्हें मिल जाएगा तो उससे उन्हें भी फायदा होगा। अब बाकी रह गई बात मरियम नवाज की, तो मैं ये समझता हूँ कि आज आप देखें कि सारी मुलाकात में आपको मरियम तो नज़र नहीं आई, ना मरियम का जिक्र आया। तो फिर वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको लीड मियाँ शहबाज शरीफ ने करना है। और मौलाना फजलुर रहमान ये तालिबान वाले इशू पे, अफ़गानिस्तान वाले इशू पे ये खुद अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज पे आ चुके हैं। ये अब खुद भी मौलाना फजलुर रहमान भी खुद नहीं चाहते कि ज़्यादा जो है ना इनकलाबी सियासत की जाए। तो ये बुनियादी तौर पे दोनों जो हैं मफाहमती सियासत पे बिलीव करते हैं, लिहाजा उन दोनों का। लेकिन वो तो तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हैं। तहरीक चलेगी, सियासी तहरीक चलाना एक और बात है। इदारों को इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? मुझे लगता है कि शायद उन्हें तहरीक चलाने की जरूरत पेश ना आए। अच्छा, हाँ जी, उससे पहले कुछ भी हो सकता है मुल्क में, कुछ भी हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो अपने ये तैयारी जरूर शो करते हैं। लाली साहब हंस रहे हैं। लाली साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या ये ऐसे ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं और करेंगे कुछ नहीं, तहरीक वगैरह नहीं अब मजीद चलेगी? डू यू थिंक सो? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको पता है इन्होंने अब तक 3 साल में किया क्या है। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मौलाना ने तो लॉन्ग मार्च भी किया था तो उसका लाली साहब, मौलाना तो लॉन्ग मार्च लेके पहुंच गए थे प्रैक्टिकली, तो ये क्या दोबारा लॉन्ग मार्च वगैरह कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कि आप देखेंगे कि ये जो ये सब चीज़ें हैं ये अपना एक सिलसिला को वो चलाना चाहते हैं। महंगाई का वो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया क्या नाम है, फवाद चौधरी में। उसने कहा कि भाई महंगाई महंगाई कहते हो, जब हमें 1 साल में $12 बिलियन को वापस करना है सूद समेत, और कोविड आ गया है और हमारा हालात इतने बुरे हैं, तो आप बताएं, और जब इंटरनेशनल प्राइसेस भी सब चीज़ में बढ़ गए, आप बताएं हम ये कैसे ये बात करें? सो इट्स नॉट ईजी। तो कहने की बात है, इन सब चीज़ों के लिए जवाब है, मगर ये जो मीटिंग है ये शहबाज शरीफ ने इस्तेमाल किया है खास तौर अपने फ़ायदे के लिए, और अपने भाई और अपनी भतीजी को ये पैगाम भेजना कि बच्चों मत लड़ो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं दोस्ती कर रहा हूँ और बड़ा ठीक चल रहा है मामला। ठीक है, लेकिन लाली साहब ये वाली बात पे भी कमेंट करें कि आपको क्या लग रहा है, ये अर्ली इलेक्शन की बात जो है ऑपोजिशन तो डिमांड कर ही रही है, इमरान साहब को भी लगता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हुकूमती सफ़ों से भी ऐसी आवाज़ें कभी कभी उठ के सामने आ जाती हैं कि बिल्कुल अगले साल इंतखाबात भी हो सकते हैं। अक्टूबर वगैरह की डेट्स काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़े करीबी जो हुकूमती हल्कों के सहाफ़ी हैं उनसे भी सुनी है। तमीना, एज सून एज आपका AVMs और लेजिस्लेशन फॉर वोटिंग ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी पास हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे कभी भी हो सकता है इलेक्शन, मगर उस वक्त तक नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। और अगर हिलाली साहब EVM मशीन जो हैं अगले 4 साल ना बन सकी, अगले 4 साल ना आ सकी, तो फिर क्या होगा? नहीं, जगह से AVM मशीन्स तो तैयार हैं, हो गए हैं, प्रैक्टिस भी हो गए। नहीं सर, वो तो लाखों में तादाद में चाहिए। सर गुजारिश ये है कि 2.5 लाख से ज्यादा मशीन्स चाहिए, अभी तो सैंपल बने हैं, और अरबों रुपए के फंड्स चाहिए। अब हुकूमत तो 6 महीने 9 महीने 1 साल ऑर्डर तो चले गया है, 1 साल में हो जाएगा। 2000 ये तो 2021 लेजिस्लेशन होगी तो ऑर्डर जाएगा ना, ऐसे ही पैसे ही ना जाया हो जाए कि बाद में वो, मैंने कहा पहले लेजिस्लेशन होगी तो उसके बाद ही वो ऑर्डर करेंगे ना। तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे लूज करेगी? आने वाला है, आपको कोई खास खुफिया पता है तो बता दें। मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं देखता हूं, एवरीबॉडी इज ऑन वन पेज। इलेक्शंस के वक्त होंगे, मगर अगर उससे पहले ये AVMs और ओवरसीज का मतलब सेटल हो गया है, ये खुद कह रहा है भाई प्राइम मिनिस्टर, हर तीसरे दिन ये कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है। तो अगर वो भी, उसको इतना भी नहीं पता है कि इलेक्शंस कब होंगे, विद इन 6 months और 9 months, तो फिर क्या कह सकते हैं? देन आई डोंट थिंक ही नोज कि किस मुल्क में है वो। अच्छा, लेकिन इमरान साहब ये जो बात हिलाली साहब कह रहे हैं कि EVMs का मामला ये तो अभी कहीं किसी करवट बैठता नज़र नहीं आ रहा, और लेकिन हुकूमत अभी मैंने आज शहबाज गिल साहब का भी स्टेटमेंट देखा, वो भी यही बात कर रहे हैं कि जी EVM के साथ अगले इलेक्शंस होंगे, 2023 में होंगे।
समीना, बात यह है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि शहबाज गिल साहब क्या फरमाते हैं। देखें, खुद 20 बातें ऐसी हैं जो हमारे मोहतरम हार्दिल अजीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं, लेकिन बाद में यू टर्न उस पर लिया और वो खुद मानते हैं इस बात को कि यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, मामला ये है कि सियासत हैपनिंग का काम है, हैपनिंग का खेल है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये नहीं होता कि सियासत में हर फैसला ऐसा हो कि आपने अभी सोच लिया और अगले 5 साल उसी तरह से चलेगा। तो अभी देखते हैं आपको किसी वक्त कुछ भी फैसले बदलने भी पड़ सकते हैं, फैसले तब्दील भी होते हैं, और सियासत तो नाम ही इसी चीज़ का है। इमरान साहब, वाकफा ने हाल भी है आज ज़बरदस्त सी हमने आपसे लेनी, वो भी लेती हूँ, लेकिन मैं एक शॉर्ट सा कमेंट आपका ज़रूर इस बात पर चाह रही हूँ, जो उन्होंने ये बात की है कि जनाब नाजुक मामलात को मिस हैंडल किया है। ये मैं इसलिए भी आपसे कमेंट चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि PML पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जब लास्ट टाइम भी कुछ अहम तैनातियाँ की तो उस वक्त भी मामलात कुछ खटाई में पड़े, कंट्रोवर्सीज़ हुई, अदालतों तक भी मामलात गए, और अब भी कुछ ऐसी ही बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो ये कुछ वाकई इसमें कुछ सदाकत लग रही है आपको? देखिए समीना, पहली बात तो ये है कि हुकूमत जो है ना, जब इक़्तिदार में लोग होते हैं तो इक़्तिदार का एक अपना नशा होता है। उस वक्त जो इक़्तिदार जिन लोगों के पास होता है वो समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हम जो फ़ैसला कर रहे हैं, शायद वो बेहतर है। लेकिन बहुत सारे फ़ैसले ऐसे होते हैं जो मुल्की मफाद देख के करना पड़ते हैं। तो ये एक रूटीन की बात है, मैं नहीं समझता ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो कोई गलत फ़ैसला करता है उसको फिर भुगतना पड़ते हैं। चलें जनाब, ये तो है कि जो सियासी सूरत हाल है मुल्क में इस वक्त तो हो रहा है, लेकिन इस सारे से जुड़े एक वाक़ा ने हाल भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो हम इमरान साहब से जानेंगे, हमारे फेवरेट फयाजुल हसन चौहान के बारे में। जी इमरान साहब, इनको एक दफ़ा फिर से हैट्रिक कर लिया इन्होंने, वजारत से हटा दिया गया है और नई तैनाती भी हो गई अब तो। हाँ जी समीना, हमारे वाकफा ने हाल ने जो स्टोरी सुनाई है वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो ये है कि इनको हटा दिया और फिर इस दफ़ा भी उन्हें पता नहीं था, खुद फयाज चौहान साहब के बकौल उन्हें इस बात का नहीं पता था कि उन्हें हटाया जा रहा है, और जो उनकी जगह जिन साहब को लाया गया है, एहसान खावर साहब, उनके बारे में भी इवन उन्हें इतलात का मामले खुसूसी मुकर्रर किया गया है, लेकिन उसके बावजूद 90% से ज़्यादा, बल्कि 95% से ज़्यादा सहाफ़ी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो कौन है, उनके साथ राब्ते नहीं हैं। लेकिन हुकूमत ने अगर सोच के फैसला किया होगा। असल मज़े की बात यह है कि जब इनको हटाया गया और नए साहब जो थे उनको ऑफिस देना था CM हाउस में, तो CM के तर्जमान के तौर पर फयाजुल हसन चौहान साहब को 5 क्लब रोड पर एक स्पेशल दफ्तर दिया गया था। एहसान खावर साहब के लोग वहाँ पे गए और वहाँ उन्होंने उनसे कहा कि जनाब ये आप अब ऑफिस खाली कर दें, यहाँ पे नए साहब जो हैं उन्होंने बैठना है। तो उन्होंने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, मैं क्यों ऑफिस खाली करूँ, मैं अभी भी मिनिस्टर हूँ, मैं बतौर वज़ीर अपना ये दफ्तर इस्तेमाल करूँगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की बताने की कि नहीं, आप ये दफ्तर इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैर फयाज चौहान साहब बज़िद रहे। इस पे ये हुआ कि CM हाउस के एक आला अफसर वहाँ गए और उन्होंने उन्हें बताया कि जनाब ये जो दफ्तर है ये मखसूस है वज़ीर आला के तर्जमान जो हैं उनके लिए, लिहाजा आप मेहरबानी करें और ये इस पे आप खाली कर दें। फिर इस तरह से फयाज चौहान साहब जो है ना वो दफ्तर उन्होंने छोड़ा। चलिए, लेकिन छोड़ दिया। बहरहाल जनाब, ये थी वाकफा ने हाल हसन चौहान साहब जो कि इत्तलात के मिनिस्टर थे और उन्हें खुद इत्तला नहीं मिली कि वो मिनिस्टर नहीं रहे। तो बहरहाल जनाब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कुछ बलूचिस्तान में जो हुकूमत एक दोराहे पर खड़ी है और कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़े दिनों से ये क्राइसिस चल रहा है कि कुछ अरकान नाराज़ हैं, वो वज़ीर आला जाम कमाल से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, वो नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि कोशिश उनकी तरफ से की गई कि नाराज़ अरकान को मनाएं। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान हुकूमत का जो क्राइसिस है वो गंभीर तर हो गया। पिछले दिनों हमने देखा कि मिनिस्टर्स ने भी 3 मिनिस्टर्स ने 2 मुशीरों ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनके इस्तीफ़े कबूल भी कर लिए गए। जाम कमाल साहब का ये कहना है कि उनकी जगह हम नई तैनातियाँ कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके साथ साथ वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं बिहाइंड द कैमरा कि कहीं ना कहीं से जाके मामला जो हैं वो सेटल कर लिए जाएँ, नाराज़ अरकान को मना लिया जाए।
दूसरी जानिब जो नाराज़ अरकान हैं उनकी तादाद में यही सुनगुन है कि मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, लोग उनके साथ हैं। लेकिन ऐसे में जो इत्तेहादी जमातें उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किरदार क्या हो सकता है? क्या जाम कमाल साहब की हुकूमत बच जाएगी या उन्हें बहरहाल मुस्ताफ़ी होना ही पड़ेगा? इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आप सबको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और पहले हिलाली साहब की तरफ जाते हुए, हिलाली साहब क्या लग रहा है आपको? ये क्राइसिस तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन डू यू थिंक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखिए, कमाल का क्राइसिस है ये। 2 दिन पहले बीएपी जो रूलिंग पार्टी है उसका मीटिंग हुआ था और उन्होंने सब ऑलमोस्ट यूनानिमसली कहा था चीफ मिनिस्टर को कि खुदा हाफिज। उसके बाद 5 ऑफिस बेरर्स बीएपी के जो 5 प्रोविंशियल सिटीज में हैं, शहरों में, उन्होंने रिजाइन किया और कहा कि आप जाएं। और मिनिस्टर्स भी थ्रेटन किए और जैसे आपने अभी क्या, वही मिनिस्टर्स अब रिजाइन कर गए। और एस्टैब्लिशमेंट के पास भी गए थे जाम साहब और उन्होंने भी कहा भाई हम क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी पार्टी रिवोल्ट कर रही है आपके खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंच गए थे और प्राइम मिनिस्टर में यही जवाब दिया बेसिकली, कोई खास उनको सपोर्ट नहीं मिली। मगर आज देखिए, एकदम ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो 35 सीट्स की जरूरत है जाम साहब जो हैं शायद ले सकते हैं और बच भी जा सकते हैं। तो ये कैसा, ये मिरेकल, ये कैसे हुआ? आखिर एक चीज क्या ये, हाँ ये तो सही आप कह सकते हैं कि ये बुजदार जो पंजाब में और महमूद जो केपी में, उनसे ये थोड़ा सा मिनिस्क्यूल बेहतर है। मगर ये हुआ कैसे अगर इतने लोग इनके खिलाफ थे? और जेयूआई ने भी इनकार कर दिया था और बीएपी ने भी, वो जो बलोच नेशनल अवामी पार्टी, उन्होंने भी। कैसा हुआ? इसका जवाब ये है कि जैसे आपको पता होगा कि इस बलूचिस्तान में एक सिस्टम है, उसका नाम है लूटोक्रेसी। लूटोक्रेसी जो होता है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो लूट के पर्स स्ट्रिंग्स उनके हाथ में होते हैं। तो जैसे वो खुलता है तो फिर कमाल की चीजें होने लगते हैं। तो वो जब खोल देते हैं तो बस कमाल की चीजें, आपको क्या बताऊं, शायद अभी 2/3 सपोर्ट ही मिल जाए इनको। अच्छा, सीरियसली? तो यही बात है और कुछ नहीं है, और अच्छा। कुछ नहीं है, सिर्फ मेरिट पे नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं हो रहा है मेरिट पे। अच्छा, आपने तो बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। वैसे लाली साहब एक सस्पेंस बुक या नॉवेल लिख सकते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन इमरान साहब, आपका क्या इस पर ओपिनियन है कि ये जो उनके नाराज़ अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं? क्योंकि वो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जो चीज़ें करनी थी वो नहीं काम हुए वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो वो चीज़ें हैं जो पिछले कई सालों, कई दहाइयों से ही नहीं बलूचिस्तान में हुए। तो अब ऐसा क्या क़यामत आ गई बलूचिस्तान में कि जिसके ऊपर लोग ये कहें कि जी इस वजह से हम इन्हें हटाना चाहते हैं? सबीना, हर चीज़ की ना एक हद होती है। अब आपने खुद कहा कि कई साल हो गए, कई दहाइयाँ हो गई कि वो काम नहीं हुए इसी तरह से। तो क्या बलूचिस्तान के अवाम की किस्मत में ये लिख दिया गया है कि वहाँ ये काम नहीं होंगे और हर हुक्मरान इसी तरह से करता रहे और वो चुप रहेंगे? देखिए, बात ये है कि वहाँ, मैं ये हिलाली साहब की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अभी वहाँ पे ओपन गेम है। मैं समझता हूँ 50-50% चांसेस हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपने अपने इजलास भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ फिर बात वही है कि बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सियासत हमेशा अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं की गई, सियासत हमेशा ज़ाती फ़ायदे के लिए की गई है। अब लूटोक्रेसी का जो नाम दिया है हिलाली साहब ने, ये अच्छा नाम है, अच्छी इस्तिलाह है। हिलाली साहब, आपने एक अच्छी इस्तिलाह बनाई है लूटोक्रेसी। अब लूटोक्रेसी मैं समझता हूँ कि आज अगर आप तो कहते हैं ना जी कि इन्हें 33 अरकान की हमायत हासिल है और अगर हुकूमती तादाद में 41 हैं, सर ये 65 के 65 इकट्ठे हो सकते हैं अगर इनको लूटोक्रेसी की छतरी तले इकट्ठा कर लिया जाए। अब्दुल गफूर साहब, मौलाना अब्दुल गफूर साहब ने जो ये कहा कि जी हम नहीं करेंगे, और किसी ने जो मदद नहीं की, जमीयत उलमा इस्लाम ने जो इनकार कर दिया, वो हो बाप की, आप जो 14 मेंबरों की बात करते हैं वो हो या इनकी अपनी पार्टी के लोग हों। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक बात चली गई, बकौल आपके इस्टेब्लिशमेंट तक बात चली गई, ये जहाँ तक मर्जी बात ले जाएं। असल बात ये है कि वहाँ वो
है ना वो एक गाना इस माफी के साथ वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सियासत में खास तौर पे बलोचिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा रुपया जो है, जब तक इसको रेडिक्यूल नहीं किया जाएगा, जब तक इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये हालात बार बार ऐसे होंगे। इससे एक तो बात ये आपने क्लियर कर दी कि जो नाराज़ अरकान है उनका मसला बलूचिस्तान के मसाइल नहीं बल्कि उनके अपने मसाइल हैं, और इस वजह से क्योंकि लुटोक्रेसी के अगर नीचे वो सब मिल जाएंगे तो दैट मीन्स कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन तमाम चीज़ों से अलावा भी एक चीज़ है जिसको हम हमेशा देखते हैं और हम कहते हैं कि जी जो बलूचिस्तान में तब्दीली है वो किसी इशारे पे ही होती है। तो इशारों का रोल क्या है इस वक्त? देखिए इशारे पे ही होती है। कौन सा सिग्नल इस वक्त? रेड है, ग्रीन है, इस वक्त येलो है, इस वक्त येलो, हाँ जी येलो सिग्नल है। अब अगर तो वो हो गया ग्रीन तो आप देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग जो है ना जाम कमाल साहब के बारे में चल पड़ेंगे। ओहो ये कहेंगे कि जनाब ये तो बड़े ही कमाल के आदमी हैं। अच्छा। और अगर वो रेड पे चला गया तो ये कहेंगे जनाब ये वजीर आला तो वो है जो कह रहा था कि मैंने नहीं ये बजट देखा, 2 घंटे पहले तो ये बजट तैयार होके आया, मैंने नहीं देखा, तो ये साफियों ने कहां से देख लिया। हिलाली साहब वो ऐसे चीफ मिनिस्टर क्या कमाल के सीएम है। उन्होंने कहा इसलिए जी उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बजट देखा, तो साफियों ने कहां से देख लिया। मामला ये है कि ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। इसलिए ये जो सिग्नल है मैं समझता हूँ ये अभी है येलो। अच्छा हाँ अभी वेटिंग पोजीशन चल रही है। अब इस इस्लामाबाद में जिस तरह में हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से होके जाता है, उसी तरह इस्लामाबाद में इक़्तिदार के जाने का रास्ता बलूचिस्तान से होके जाता है। लिहाजा अगर इक़्तिदार से जाने का अमल शुरू हो गया तो आप समझ लें कि बलूचिस्तान से मामला बलूचिस्तान पे रुकेगा नहीं और भी तरफ जाएगा। अच्छा 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 इंटरेस्टिंग। जी लाल साहब आप क्या कमेंट करना चाह रहे थे? जी ये बड़ा ये अच्छा कहा है इमरान ने, इसलिए कि बिल्कुल जैसे हमारे रोड भी जो बनते हैं वो 100 और 200 मील खामखा उनको ऐड किया जाता है। तो ये भी एक इन सेंस ये भी एक तरीका है। और दूसरी बात जो है कि मैंने आपने जिक्र जो किया था कि देखिए इस वक्त बुज़दार है पंजाब में और महमूद साहब हैं केपी में, और मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि तारीख में बहुत कम लोग हैं जो इनसे लेस एक्सपीरियंस और यूजलेस फॉरेन चीफ मिनिस्टर्स निकले हैं। तो मैंने कहा था कि ये जाम साहब जो हैं ये लगभग इनके ही स्टैंडर्ड के हैं। तो रिवाज इस वक्त ये है कि ऐसे लोग हों, और जब ऐसे लोग होते हैं तो लंबा चलते हैं, माने वो पूरा टर्म अपना कंप्लीट करते हैं। चलिए लियाकत शाहवानी साहब इस वक्त हमारे साथ हिलाल साहब मौजूद हैं, जो मान भी हैं बलूचिस्तान हुकूमत के स्पोक्स पर्सन है, तो उनसे जानते हैं वाकई लंबा टर्म करने वाले हैं या नहीं। शाहवानी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत साहब लास्ट टाइम भी हमने आपको शो पे लिया था, उस वक्त भी एक क्राइसिस चल रहा था, अब काफ़ी दिन हो गए अभी तक मसला हल नहीं होने में आ रहा। इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? कितने लोग हैं आपके साथ, नहीं हैं कितने लोग? जी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 41 अराकीन पे मुश्तमिल है, जिनमें 27 की हिमायत जाम कमाल साहब को हासिल है और 14 अराकीन नाराज हैं, जिनमें 11 बाप पार्टी के हैं, 2 हमारे कोलिशन पार्टनर हैं बीएनपी अवामी उसके हैं, 1 पीटीआई का रुकन उनके साथ है, बाकी सब हमारे साथ हैं। तो आपको लग नहीं रहा कि कोई खतरे वाली अभी तक बात है? बिल्कुल भी नहीं, कोई खतरे की बात नहीं। तो ये लास्ट टाइम में इनकी मुलाकातें भी हुई थी, जाम कमाल की मनाने की कोशिश की थी, नहीं माने वो, क्या कहते हैं? जी कोशिशें तो अभी तक जारी है और 3 सतहों पे ये कोशिशें जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की सरबराही में मसालियाती कमेटी कोशिश कर रही है। सेकंड जो है हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं मिनिस्टर और अराकीन असम्बली, वो अपने नाराज जो कलीग है उनके दोस्त हैं उनको मनाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं, और जाम कमाल साहब खुद फर्दन नाराज अराकीन के घर जाके उनको मनाने की कोशिश करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब आप हमेशा बड़ा खुल के बताते हैं मौक़िफ़ अपनी हुकूमत का, अगर मुझे ये बताएं कि ऐसा आप महसूस करें और सीएम साहब ऐसा महसूस करें कि वाकई ही उनके खिलाफ अपोजिशन के पास इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि उनकी हुकूमत अब नहीं रह सकती, तो क्या वो खुद स्टेप डाउन कर जाएंगे?
देखिए, अपोजिशन का हम पाबंद नहीं है, हम कोलिशन जो गवर्नमेंट है, कोलिशन पार्टनर्स के पाबंद हैं। अभी 41 में 27 जो मेजॉरिटी बनती है वो जाम कमाल साहब के साथ हैं, बाप पार्टी के अक्सरियती अरकान जाम कमाल साहब के साथ हैं। और दुनिया में जमहूरियत का उसूल भी यही है कि अकलियत अक्सरियत के ताबे होती है और अकलियत वो डिक्टेट नहीं करते अपने टर्म्स। हाँ, अपने रिजर्वेशन, कंप्लेंट, शिकायत सामने रखती है, जिसको एड्रेस करने के लिए 3 सतहों पे कोशिशें जारी है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम इसमें कामयाब होंगे। जाम कमाल साहब ने वाज़े अल्फाज में बताया, जिस दिन कोलिशन पार्टनर या बाप पार्टी के अक्सरियती अरकान उसके खिलाफ होंगे वो खुद स्टेप डाउन कर लेंगे। लेकिन ये बताइए लियाकत शाहवानी साहब, पीटीआई आपकी इत्तेहादी है वहां पर, उनका एज ए पार्टी क्या मौक़िफ़ है? एक रुकन आपने बताया कि आपके खिलाफ है, लेकिन एज ए पार्टी वो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आप लोगों को? जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है चेयरमैन है पीटीआई के और उनके पार्लिमानी लीडर हमारे बहुत ही मोअज़्ज़िज़ रुकन हैं सूबाई वजीर सरदार यार मोहम्मद साहब जो पार्लिमानी लीडर हैं, वो मुकम्मल सीएम साहब के सपोर्ट में है। अवामी नेशनल पार्टी मुकम्मल सीएम साहब के सपोर्ट में है, एचडीपी मुकम्मल सपोर्ट में है, जमहूरी वतन पार्टी मुकम्मल सपोर्ट में और बाप पार्टी के अक्सरियती अरकान मुकम्मल सपोर्ट में। आज जोराने पे सीएम सेक्रेटरीट में सीएम साहब ने तमाम कोलिशन पार्टनर्स को मदऊ किया था और जोराने के बाद की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमने शाया कर दी है। उस पर आप खुद देखे, उस अक्सरियत की जो तस्वीर आपके सामने आ जाएंगे और इन सब ने अगेन अपने अज़म का इरादा किया है और जाम कमाल साहब को मुकम्मल तो कुछ सोच रहे हैं फिर अगर कि कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही ले लें, अगर सब साथ ही हैं तो फिर एक शो ऑफ पावर कर दें? देखिए, ये डिस्क्रिप्शन है आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत गवर्नर साहब का और प्रीमा फेसाई ऐसा ग्राउंड जब गवर्नर साहब को महसूस हो कि चीफ मिनिस्टर वो इंजॉय नहीं कर रहा है मेजॉरिटी को, वो सीएम साहब के कंसेंट पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए असेंबली इनवाइट कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। लेकिन इस वक्त ऐसी कोई सूरत नहीं है, कोई ऐसा प्रीमा फेसाई ग्राउंड मौजूद नहीं है जिसके तहत गवर्नर साहब को ये महसूस हो और ना ही पाकिस्तान के वफाकी और सूबाई हुकूमतों के पास में ऐसी कोई प्रेसिडेंट मिलती है। तो इस वक्त जो गवर्नर का निज़ाम है वो इंटैक्ट है और हमारे जो कुछ नाराज दोस्त हैं उनसे हमारे राब्ते हैं, कुछ जो है एक्सट्रीम पे नहीं है और वो वापस आने पे आमादा हो सकते हैं, एक आध दिन में उनको मना लेंगे। अच्छा लियाकत शाहवानी साहब, आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है कि रावी सब चैन ही चैन लिख रहा है, जाम कमाल साहब के लिए कोई प्रॉब्लम या बलूचिस्तान में कोई इस तरह का इशू नहीं है। अगर ऐसे ही बात है, आपकी सब बातों को सच मान लिया जाए, तो फिर इस वक्त ये हंडिया में उबाल क्यों है? क्यों इसके लिए सारी ये कोशिशें हो रही हैं? जी, कोशिशें, नाराज जो दोस्त हैं, पार्लिमानी कल्चर है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, दोस्त नाराज होते हैं, उनको मनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके कल दोस्त नाराज होंगे, एज अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट उनको मनाने की भी आप कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं और हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम जो अपोजिशन है यहाँ पे बलूचिस्तान असेंबली में, जो इस तमाम डिजाइन के पीछे है, जो इसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, हम नहीं चाहते कि पीडीएम को इसका कोई अफाका हो, इसका कोई फायदा हो, वो इससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं थोड़ा आपको एक माह कबल का वो याद दहानी कर रहा हूँ कि तक 12 सितंबर को जो पीडीएम की अपोजिशन जमाते हैं उन्होंने तहरीक अदम इत्मीनान सबमिट कराया था, इस उम्मीद के साथ शायद नाराज अरकान उनको सपोर्ट दे, उनकी उसको हिमायत हासिल हो, लेकिन वहां से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला और फिर वो जो उनका करारदाद है वो लापता हो गया है। अपोजिशन जो है वो भी उसका कोई अता पता नहीं। अगर उनके पास आपको पता है, अभी तो आप आगे फिर थे, जाम कमाल साहब JUIF से भी मिले हैं, उनसे भी मदद मांगी आप लोगों ने, तो आप लोगों को तो पता है उनका। जी बिल्कुल, हमारी जो मुलाकातें हैं वो इस दिन की हद तक नहीं है, हमेशा मुलाकातें रहते हैं और रहने भी चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में भले कोलिशन और अपोजिशन में फर्क होती है, लेकिन एज अ होल सब असेंबली के मोअज़्ज़िज़ अरकान होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मुलाकातों का, मोहब्बतों का, शफकतों का सिलसिला है वो जारी सारी रहेगा, आज के बाद भी इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। अच्छा लियाकत साहब, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर हुकूमत कायम रखने के लिए कुछ ख़ास हलकों की जो सपोर्ट है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। वैसे तो हर जगह पे हुकूमत कायम रखने के लिए होती है,
तो वो वाली मदद, वो वाली सपोर्ट अभी आप समझते हैं कि जाम कमाल साहब को हासिल है? देखिए 41 अराकीन के जो कोलिशन जो ग्रुप है, जो मखलूत हुकूमत है, उसकी अक्सरियत का जाम कमाल साहब को हिमायत हासिल है। इन्हीं 41 अराकीन ने जाम कमाल साहब को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया था, उनकी अक्सरियत आज भी उनके साथ है। अच्छा आपने घुमाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाके शाबानी साहब। मौजूद तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुन लिया। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ ट्रबल में है। नहीं, लेकिन जब इंसान ज़्यादा मुश्किल में होता है ना, तो वो ख़ास तौर पर मीडिया में आके यही जाहिर करता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चले लेट्स सी कि जी वाकई ऐसा ही है कि सब खैर है या फिर कोई परेशानी की बात है। अभी देखते हैं, आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। ये एक ख़तरनाक बीमारी जो पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से इसकी शरह में इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसकी क्या रेमेडीज़ हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ डायबिटीज़ की बीमारी, जिसे ज़ियाबतीस कहा जाता है उर्दू में, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में फैल रही है। हर दूसरा शख्स, हमें ऐसा लगता है कि जैसे डायबिटीज़ का शिकार है और बड़ा कॉमनली इसको हम अब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने आसपास लोगों में। आखिर क्या वजूहात हैं इसकी और क्यों इतनी तेज़ी से इसकी शरह जो है वो पाकिस्तान में फैल रही है, इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी ख़ास तौर पर मेरा सवाल होगा। आज स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ हसन साहब, जो कि स्पेशली इस तरह के मरीज़ों को देखते हैं और उनके मुफीद मशवरे हमारे प्रोग्राम में आज शामिल होंगे। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं एक छोटा सा डाटा ज़रूर शामिल करना चाहूँगी जो इमरान साहब के पास है, कि इस वक्त कितना सीरियस है, अलार्मिंग है इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं हमारे मुल्क के हवाले से। इमरान साहब। समीना, पाकिस्तान में अगर हम बात करें शुगर के मरीज़ों की, तो इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में तीसरा मुल्क बन चुका है शुगर के मरीज़ों की तादाद के हवाले से। यानी ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से पाकिस्तान में फैलता चला जा रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3.5 करोड़ से ज़्यादा जो अफराद हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हैं। और पिछले 2 साल में, सिर्फ 2 साल में, 2019 से लेकर 2021 तक अगर आप देखें तो दादोशुमार के मुताबिक 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो उनका इजाफा हुआ है ठीक इस तादाद में। तो आप ये देख लें कि कितनी तेज़ी से ये मर्ज़ पाकिस्तान में बढ़ रहा है। ठीक। अब उसकी वजूहात क्या है ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले इस पे डॉक्टर साहब से पूछ लें। बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की तरफ ही जा रही हूँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये ज़ियाबतीस जो है इसकी क्या वजूहात होती हैं और पाकिस्तान में ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? इसकी बुनियादी वजह जो डायबिटीज है ना, बेसिकली 2 वजूहात हैं। इसको अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जेनेटिकली यानी जीनियाती तौर पे, नस्ली तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश या साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग हैं, इनको डायबिटीज होने का खतरा आम लोगों की निस्बत ज्यादा है वेस्टर्न पॉपुलेशन होने की निस्बत अगर हम उसको कंपेयर करें। तो एक तो हम क्योंकि इस एशिया से बिलोंग करते हैं, एशिया के हिस्से से, तो हमें डायबिटीज, हमारे अंदर जीन्स हैं डायबिटीज होने की। दूसरा, जब जीन और एनवायरनमेंट यानी हमारा जो लाइफस्टाइल का जब इंटरेक्शन होता है तो बीमारी जन्म लेती है। तो बेसिकली हमारे अंदर जीन थी, जीन को समझे एक बीज है, तो बीज तो हमारे अंदर था, तो हमने उसको पानी और जो आबो हवा अच्छी मुहैया की इस फॉर्म में कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो टोटली खराब हो चुका हुआ है। हमारी जो डाइट है वो फैट रिच हो चुकी है और जिसकी वजह से हम लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और हमें जो जिंदगी के अंदर आसानियां, सवारियां, गाड़ियां और वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैसर हैं और हम लोगों ने पैदल चलना बंद कर दिया है। हम लोगों ने पार्क्स बहुत कम खोले हैं, फूड स्ट्रीट्स ज्यादा बना ली हैं। हम लोगों का जो खाने पीने का ट्रेंड है, आप पिछले 10 साल से देखें कि बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका हुआ है। कि जो तीसरी बात जो मैं बहुत ज्यादा अपनी प्रैक्टिस में नोट कर रहा हूँ कि अक्सरियत लोगों की रात को जागती और दिन को सोती है। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल 24 आवर्स में बिल्कुल उलट कर दिया गया है, क्योंकि जब आप सुबह सो के जल्दी उठते हैं तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो जाता है और आपका बॉडी जो है मोटापे का शिकार नहीं होता और आप नाश्ता जल्दी करते हैं, वक्त पे करते हैं, खाना पीना वक्त पे लेते हैं। लेकिन जो ही आप नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर होने की वजह से ये बीमारी ज्यादा आसानी से अटैक करती है, वल्नरेबल है वो आदमी जो कि नेचुरल लाइफस्टाइल से दूर है। लेकिन
डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुगर की तो एक ख़ास मिकदार होती है, ब्लड में होनी भी ज़रूरत उसकी होती है, लेकिन वो कौन सा लेवल है, कब जाके हमें ये पता चले, इसकी क्या अलामात होंगी कि भाई अब हम इस बीमारी का शिकार हो गए? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि 50% लोगों में कोई अलामत नहीं होती, बिल्कुल वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। वो बाई चांस ब्लड शुगर को टेस्ट करते हैं तो उनको पता चलता है उनको डायबिटीज हो गई है। और 50% की अलामत होती है कि उनका वजन कम हो रहा होता है, प्यास ज्यादा लग रही होती है, भूख ज्यादा लगती है, और खवातीन के अंदर जो है मिस कैरेजेस और या अबॉर्शन वो ज्यादा हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से हमें कुछ अंदाजा सा हो जाता है कि इसको डायबिटीज है। तो डायबिटीज की जो कट ऑफ वैल्यू है कि जो निहार मुंह जो ब्लड शुगर ये लेकिन लेबोरेटरी से जो चेक हुई, ग्लूकोमीटर वाली लेवल को हमने उसको इतना कंसिडर करते, लेबोरेटरी से जो प्लाज्मा ग्लूकोज है अगर वो 100 मिलीग्राम से ये कम होना चाहिए एक नॉन डायबिटिक पेशेंट का। अगर किसी को डायबिटीज है तो 126 मिलीग्राम से अगर उसका ज्यादा है तो उसको हम डायबिटीज डिक्लेयर करेंगे, खाली पेट निहार मुंह ब्लड शुगर को। और दिन में अगर हम जिस वक्त भी चेक करें, अगर हमें जो प्लाज्मा ग्लूकोज हमारा रैंडम यानी 2 घंटे बाद खाना खाने के 200 से ज्यादा है तो तब हम लेबल करेंगे कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। लेकिन इसके दरमियान में एक ग्रे एरिया भी है, यानी 100 और 140 के दरमियान, 100 और 126 के दरमियान अगर फास्टिंग है तो इसको हम कहते हैं ये बॉर्डर लाइन फास्टिंग है। और 140 और 200 के दरमियान है तो हम कहते हैं ये बॉर्डर लाइन डायबिटीज है। तो इस बंदे को डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइएगा, एक बड़ा इस अभी आपने जो लेवल की बात की, एक मखसूस टेस्ट है शुगर के लिए वो है HbA1c, जिसमें आप 3 महीने की एवरेज निकाल लेते हैं कि इस वक्त ब्लड में शुगर लेवल क्या है। वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज जो हैं उनका मुख्तलिफ होता है, तो आप क्या समझते हैं सेफली वो किस हद तक हो तो पता चलता है कि इसको शुगर है या प्री डायबिटिक है या ये इसको शुगर नहीं है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अगर जो HbA1c जो लास्ट 3 मंथ की एवरेज शुगर का टेस्ट है अगर 5.7% से नीचे हो तो हम कहते हैं ये नॉर्मल आदमी का है। अगर ये 6.5 को क्रॉस कर जाए, 6.5 या 6.5 से ऊपर हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है। तो इसके दरमियान में जो वक्फा है यानी 5.7 से जो 6.4 तक जो है इसको प्री डायबिटिक हम कहते हैं, ये प्री डायबिटीज है, यानी इन लोगों को किसी वक्त डायबिटीज हो सकती है। अच्छा। इसका एक जो तोड़ निकाला गया है कि मुख्तलिफ लेबोरेटरी मुख्तलिफ रिपोर्ट देती है, तो अमेरिका के अंदर एक इदारे ने इसको सारे टेस्टों को स्टैंडर्डाइज किया है। तो आप उन लेबोरेटरी का पता करें जिनके अंदर ये स्टैंडर्डाइजेशन मौजूद है और उनकी जो मशीनें हैं वो स्टैंडर्ड को मीट करती हैं, तो वहां से वो टेस्ट करवाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि जो प्री डायबिटिक लोग हैं, जो आप कह रहे थे कि 5.7 से 6.5 के दरमियान हो, वो दवाई लिए बगैर किस तरह से इस मर्ज से बच सकते हैं? वो कौन सा लाइफस्टाइल इख्तियार करें जिससे वो इससे बच सकें? जी बिल्कुल सादा सा तरीका है कि आपका जो मौजूदा बॉडी वेट है, ठीक है ना, जैसे किसी मिसाल के तौर पर किसी मर्द का बंदा या औरत का वजन 80 किलोग्राम है तो उसका वो 7% कम कर ले, 7% है वो बनेगा 5.6 किलोग्राम। तो और रोजाना तकरीबन जो है 30 मिनट वॉक करे हफ्ते में 5 दिन और अपना वजन 7% मौजूदा वजन का 7% कम कर ले तो उसको आइंदा 3 साल में जो शुगर होने का चांस तकरीबन 60% कम हो जाता है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अभी आपने खुद फरमाया कि कुछ लोग जो हैं वो मोटे हो जाते हैं और कहीं हम ये आप जिक्र करें कि कुछ लोगों का वज़न कम होना शुरू हो जाता है, ये इसकी एक सिम्टम्स में शामिल है, तो फिर ये तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि भाई अगर आप बढ़ रहे हैं तो फिर शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है या वज़न कम होने से हो रहा है? देखो, आपका जो शुगर लेवल है जो आपको बता दें, अगर आपको जो शुगर लेवल है जो वजन जो कम करने वाला वो बहुत कम लोगों के अंदर होता है। आमतौर पे जैसे मैंने बताया 50% पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप ब्लड ग्लूकोमीटर पे शुगर टेस्ट करते हैं और आपकी 200 से ऊपर जा रही है, कंट्रोल में नहीं है, तो वजन कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये बीमारी की वजह से कम हो रहा है। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है और आप डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका वजन ये आपकी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि कुछ लोगों का ये भी मैंने कुछ लोगों को सुना कि टेंशन की वजह से ये बीमारी भी हो जाती है। अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक भी है लेकिन टेंशन में आप बहुत ज़्यादा उसकी वजह से, तो स्ट्रेस का एंजाइटी का इससे कोई ताल्लुक है? ये एक मिथ है कि टेंशन की वजह से डायबिटीज होती है। डायबिटीज ये भी बहुत अर्सा पहले किसी एक साइंटिस्ट ने यह नजरिया पेश किया था कि टेंशन से डायबिटीज होती है। बेसिकली बुनियादी तौर पर टेंशन से डायबिटीज तो नहीं होती,
लेकिन अगर किसी को डायबिटीज और उसको टेंशन हो तो उसकी डायबिटीज खराब हो जाती है। ये बड़ा एक बारीक सा फर्क है जिसको समझने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, जो शुगर पेशेंट होते हैं नॉर्मली, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जख्म जल्दी नहीं भरते हैं, उसकी क्या वजह होती है कि अगर कोई वो जख्मी हो जाए या कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी इस तरह की हो तो वो क्यों जल्दी रिकवर नहीं कर पाते? उसकी वजह बुनियादी तौर पर कि जो डायबिटीज है ये कुव्वत मुदाफियत को कम करती है, यानी जो आपसे बीमारी से जो लड़ने की जो ताकत होती है जिस्म में उसको ये मुतासर करती है, तो इसलिए जो जरासीम है वो ज्यादा देर तक ग्रो करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब ब्लड टिश्यू ग्लूकोज ज्यादा होता है तो टिश्यूज के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और आपको पता है कि ग्लूकोज जो है ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जरासीम, तो उनके लिए बहुत अच्छा कल्चर मीडिया बन जाता है, इसको बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जख्म जो है और बीमारी वो ज्यादा देर तक परसिस्ट कर सकती है। लेकिन इसका आसान सा हल आपने बड़ा अच्छा बताया डॉक्टर साहब कि अगर सादगी से रहा जाए और जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर किया जाए तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। कोशिश हमारी होती है कि करंट अफेयर्स और जो डे टू डे हैपनिंग्स हैं उन पर तो बात होती ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी बात भी हो हमारे प्लेटफॉर्म से जो आप लोगों के लिए सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास भी लोगों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।